वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था क्रोनिकल डेल्टा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल आई जे से। डेल आई जे से दोबारा देखें इधर, डेल आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसकी वैल्यू 1 या 0 आ रही थी। 1 कब, जब आई इक्वल टू जे था और आई इज नॉट इक्वल टू जे था, तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि आई आई हो तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और डेल 1 1 डेल 2 2 इनको यदि हम ऐड करें, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने चेक कर ली थी। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है प्रदिश रूप। प्रदिश रूप हेडिंग डालें और उसमें देखें इधर कि हमारे पास एक एस निर्देश तंत्र है, उसके अंतर्गत किसी पॉइंट पी के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। एस निर्देश तंत्र है जो कि काट दिए है, उसके अंतर्गत किसी पॉइंट को हम ले रहे हैं तो उसकी निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। यदि हम इनको प्रदिश रूप में हम रिप्रेजेंट करें, इस रूप में, प्रदिश रूप में, तो x को तो हम लिखते हैं x1, y को लिखते हैं x2, z को लिखते हैं x3। इस तरह से बता रहा था मैं आपको, x1 x2 x3 इस तरह से लिखते हैं। और इसमें कौन से रूप में लिखा है हमने, प्रतिचर के रूप में। इसको सहचर के रूप में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, 1 2 3 नीचे भी लगा सकते हो। और एस डैश निर्देश तंत्र है, उसके अंतर्गत किसी पॉइंट P के निर्देशांक होते हैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, इस तरह से होते हैं। तो इन्हें भी आप प्रदिश रूप में लिख सकते हो। इन्हें भी आप प्रदिश रूप में कैसे लिखोगे कि एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, इनको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3, इस तरह से। और ज्यादा हो, ये तो हम 3D में बात कर रहे हैं, 4D में बात करें तो एक्स बार 4, एक्स बार 5, इस तरह से वो डॉट 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 चलते रहेंगे। इसी तरह से इसमें भी वो चलते रहेंगे, और भी निर्देशांक होंगे 4D 5D उसमें बात करें तो, ठीक है। तो लिखें प्रदिश रूप में, माना एस निर्देश तंत्र में कोई कण, माना एस निर्देश तंत्र में कोई कण बिंदु P पर स्थित है। माना एस निर्देश तंत्र में कोई कण बिंदु P पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, x, y, z हैं, तब प्रदिश रूप में इसे निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। तब प्रदिश रूप में इसे निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। लिख देना इसको, x को x1, x2 x3 इस तरह से। अतः प्रदिश रूप में बिंदु P के निर्देशांक, अतः प्रदिश रूप में बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, अतः S फ्रेम में बिंदु P के, या प्रदिश रूप में बिंदु P के निर्देशांक P x1 x2 x3 होंगे। लाइन लिख देना नीचे, बिंदु P के निर्देशांक x1 x2 x3 होंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक, माना एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश हैं, बिंदु P के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश हैं, तब प्रदिश रूप में, तब प्रदिश रूप में इस तरह से लिख देना, तीनों को, तीनों को लिख दो इस तरह से।
तीनों को लिखने के बाद लिख देना। अतः एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P, अतः एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक, एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक प्रदिश रूप में, बिंदु P के निर्देशांक प्रदिश रूप में ये इस तरह से लिख देना, P x बार 1 x बार 2 x बार 3 होंगे, x बार 1 x बार 2 x बार 3 होंगे। ठीक है, यहां तक तो ये कौन सा रूप हो गया, प्रदिश रूप हो गया। अब इसमें हमने जो पढ़े थे प्रतिचर, सहचर और मिश्रित प्रदिश, अब उसके लिए उनकी एक कोटि को डिफाइन किया जाता है कि कोटि क्या चीज है उसको देखते हैं पहले। ऑर्डर ऑफ टेंसर, देखें इधर हेडिंग डाल देना प्रदिश की कोटि, प्रदिश की कोटि। प्रदिश की कोटि, तो देखें इधर कोटि से मतलब क्या है, इसका आगे बहुत यूज होगा प्रदिश की कोटि, तो ध्यान से देख लेना। इधर हेडिंग डालकर इधर देखें, पूरा फोकस इधर करो बच्चों। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक प्रदिश है ए, उसके लिए इंडिसेज हमने मान लिए आई जे के एल एम, इस तरह से मान लिए आई जे के एल एम। तो कौन से रूप में लिखाया है मैंने, ये कौन से रूप में है, ये मिश्रित में, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी इंडिसेज लगे हुए हैं, सूचकांक लगे हुए हैं। मैं क्या करता हूं, एम के स्थान पर यहां पर के लिख देता हूं, के लिख देता हूं। तो इन दोनों में जो रिपीटेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, के का रिपीटेशन हो रहा है। आई जे एल ये कहलाएंगे यहां पर आई जे एल, ये तो कहलाएंगे यहां पर मुक्त सूचकांक, इनको बोलते हैं मुक्त सूचकांक, जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। आई का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जे का नहीं हो रहा है और एल का नहीं हो रहा है, लेकिन के है उसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्ध सूचकांक। दो सूचकांक होते हैं मुक्त, सभी इंडिसेज ही है, सूचकांक है, तो दो नाम दे रहे हैं, मुक्त सूचकांक और मूर्ध सूचकांक। मुक्त सूचकांक का मतलब वो है जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। आई जी एल यहाँ पर क्या कहलाएंगे, मुक्त सूचकांक, और के क्या कहलाएगा यहाँ पर, मूर्ध सूचकांक। तो किसी भी प्रदेश में उपस्थित मुक्त सूचकांकों की संख्या ही, मुक्त सूचकांक कितने हैं, आई जे एल 3 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको इंग्लिश में भी लिख देना, ऑर्डर ऑफ टेंसर, ऑर्डर ऑफ टेंसर। इस तरह से हम बता सकते हैं किसी भी टेंसर की जो कोटि होगी वो मुक्त सूचकांकों की संख्या होगी। तो लिखें इसमें लैंग्वेज परिभाषा लिखें, किसी भी प्रदेश में उपस्थित मुक्त सूचकांकों की संख्या ही, किसी भी प्रदेश में उपस्थित मुक्त सूचकांकों की संख्या ही, मुक्त सूचकांकों की संख्या ही प्रदेश की कोटि कहलाती है, प्रदेश की कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल डालकर लिखना फिर, किसी भी प्रदेश में उपस्थित मुक्त सूचकांकों की संख्या ही प्रदेश की कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखना, माना ए आई जे के एल के, जैसे लिख रहा है उसी तरह से लिखना, ए आई जे के एल के एक मिश्रित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है ये, मिश्रित, प्रतिचर और सहचर का कॉमन रूप, उभयनिष्ठ रूप, मिक्स रूप, एक मिश्रित प्रदेश है। तब आई जे एल, स्मॉल बनाना इन सभी को, आई जे एल मुक्त सूचकांक होंगे, आई जे एल मुक्त सूचकांक होंगे, मुक्त सूचकांक को अंडरलाइन कर देना, आई जे एल मुक्त सूचकांक होंगे, एवं के मूर्ध सूचकांक होगा, एवं के स्मॉल के ही है, मूर्ध सूचकांक होगा। अतः इस प्रदेश की कोटि, अतः इस प्रदेश की कोटि मुक्त सूचकांकों की संख्या, अतः इस प्रदेश की कोटि मुक्त सूचकांकों की संख्या अर्थात
3 के बराबर होगी, क्योंकि मुक्त सूचकांक कितने हैं, IJL 3 है, मुक्त सूचकांकों की संख्या अर्थात 3 के बराबर होगी। तो इस तरह से हम ऑर्डर किसी का भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल और भी आप देख सकते हो 3 के बराबर होगी। अब इधर देखें, जैसे कि मैं पूछता हूं इसकी IJ कितनी कोटि हो जाएगी, सीधी सीधी इसकी 2 हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं IJKL M, इस तरह से बोल रहा हूं, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। रिपीटेशन नहीं है किसी का भी। मैं बोल रहा हूं PQRSS, इस तरह से बोल रहा हूं, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बताओ। S का रिपीटेशन हो रहा है, प्रतिचर है ये, तो इसमें इन दोनों को कट कर देंगे, इतनी इसकी कोटि हो जाएगी, 3 कोटि हो जाएगी। तो इस तरह से हम नॉर्मली कोटि देख सकते हैं उसकी। रिपीटेशन वाले को नहीं काउंट करना है, जो भी नॉर्मल है एक बार ही आ रहे हैं वही मुक्त सूचकांक होंगे और उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी, प्रतिश की कोटि। अब प्रतिचर में हम उनको इंडिसेस को कहां लगा रहे थे, ऊपर लगा रहे थे, तो हम प्रतिचर के बारे में डालते हैं, पहले पढ़ते हैं। प्रतिचर हेडिंग डाल देना और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश। प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश। इधर सुनो, जैसे आप लॉरेंस रूपांतरण समीकरण वहां पर पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, एस और एस डैश दो फ्रेम होते थे, उसमें लॉरेंस रूपांतरण समीकरण में एस से एस डैश में चेंज करते थे। इस तरह से पढ़ी होंगी आपने समीकरण, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू अल्फा t माइनस के vx अपॉन c स्क्वायर। अरे इस टाइप की आपने समीकरण पढ़ी होंगी। मतलब एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में हम रूपांतरण पढ़ते थे, जहां एस निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम किसी भी कण की स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करते थे, x y z से। एस डैश के अंतर्गत हम रिप्रेजेंट करते थे x डैश y डैश z डैश से। और प्रदेश में अगर लिखें तो इनको x1 x2 x3 x बार 1 x बार 2 और x बार 3, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते थे। तो प्रथम कोटि का हमें क्या देखना है, कोवेरिएंट यानी कि प्रतिचर प्रदेश देखना है। कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट नहीं कॉन्ट्रावेरिएंट कहलाता है ये प्रतिचर प्रदेश, इसको देखना है। तो प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश एक तो हम एस फ्रेम में लेंगे, एक एस डैश में लेंगे और उन दोनों का रूपांतरण करेंगे। तो हमने प्रतिचर में इंडिसेस कहां पर लगेगा, ऊपर लगेगा। ए आई ले लिया हमने, कौन सा ले लिया, ए आई ले लिया। इसका रूपांतरण हम कर रहे हैं किसमें, ए बार पी में। किसमें रूपांतरण कर रहे हैं, ए आई का रूपांतरण कर रहे हैं हम ए बार पी में। ये तो किसमें है, एस फ्रेम में। ये प्रदेश कौन सा है, एस डैश में। तो बाला देखो प्रतिचर पर बात कर रहे हैं, ऊपर वाले इंडिसेस ले रहे हैं। प्रथम कोटि, एक कोटि ही चाहिए, तो एक कोटि को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केवल एक इंडिसेस से, आई से, और यहाँ पर किससे, पी से। ये एस फ्रेम में हो गया, ये एस डैश में हो गया। तो ये यहाँ पर कौन कौन सी निर्देशांकों पर निर्भर कर रहा है, x1 x2 x3, इस तरह से इन पर डिपेंड करेगा। और ये वाला किस पर डिपेंड करेगा, x बार 1 x बार 2 x बार 3 निर्देशांकों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्योंकि एस डैश में इस तरह से लेंगे बार वाले और इसमें बिना बार वाले। तो जैसे हम रूपांतरण लिख रहे थे एस से एस डैश में, इसी तरह से इस प्रदेश का रूपांतरण ये एस डैश में रहा और ये वाला कौन से में रहा, नॉर्मल में, एस में, और ये वाला एस डैश में। तो इनकी जो रूपांतरण समीकरण है उसको ध्यान से देख लेना, एक बार समझ में आ गई सब कुछ लिख दोगे आगे, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। ए बार पी है, इसको पकड़ लेना, इधर जो भी लिख रहा है एस डैश वाला, इसमें इंडिसेस कहां पर लिख रहा है, ऊपर लिख रहा है। तो इससे संबंधित निर्देशांक, जो संबंधित निर्देशांक है वो ऊपर ही आएगा। मतलब डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आई। दोबारा से सुनो, इससे संबंधित निर्देशांक कौन से होंगे, बार वाले होंगे, और बिना बार वाले से रिलेटेड कौन सा होगा, बिना बार वाला। आपको तो ये पकड़ लेना है, इससे रिलेटेड निर्देशांक कहां पर लिख रहा है, इसमें प्रतिचर में ऊपर लिखा जाता है, तो इससे संबंधित निर्देशांक कहां पर लिख दिया जाएगा, ऊपर, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आई। इस तरह से हम दोनों की रूपांतरण जो समीकरण है वो इस तरह से लिखी जाएगी। तो लिखें इसमें, अभी और समझ में आ जाएगा आगे जब द्वितीय कोटि का करेंगे और उच्चतर कोटि का करेंगे कि क्या कर रहे हैं ये, आंशिक अवकलन है ये। इस तरह से हम दूसरे में रूपांतरण करते हैं इनका, प्रदेशों का। लिखें प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश में लिखें हेडिंग डालकर, माना एस फ्रेम में कोई प्रदेश ए आई है, माना
फ्रेम में कोई प्रदिश ए आई है, माना एस फ्रेम में कोई प्रदिश ए आई है, जो कि निर्देशांक x1, x2, x3 एंड सो ऑन पर निर्भर करता है, जो कि निर्देशांक x1, x2, x3 एंड सो ऑन ब्रैकेट में लिख देना पर निर्भर करता है, तथा एस डैश के अंदर, एस डैश फ्रेम के अंदर तथा एस डैश फ्रेम के अंतर्गत एक प्रदेश ए बार पी है, एक प्रदेश ए बार पी है जो कि निर्देशांक ए बार पी है, जो कि निर्देशांक इन पर x बार 1, x बार 2, x बार 3 पर निर्भर करता है, x बार p पर निर्भर करता है। p i j कुछ भी ले सकते हो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग लेना, i ले लिया तो दोबारा i नहीं लेना, उधर अलग लेना है। कुछ भी नोटेशन ले सकते हो, p q r s t i j k l m स्मॉल a b c म्यू सिग्मा लैम्बडा, कुछ भी ले सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोटेशन है ये। निर्देशांक x बार 1 पर निर्भर, इन पर डॉट 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 लिख देना, पर निर्भर करता है, तब ए आई का रूपांतरण ए बार पी में निम्न प्रकार से किया जाएगा, तब ए आई का रूपांतरण ए बार पी में निम्न प्रकार से किया जाएगा, तब ए आई का रूपांतरण ए बार पी में निम्न प्रकार से किया जाएगा, इसको लिख देना और इसमें सेकंड पॉइंट कर देना, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश। इसको लिखने के बाद सेकंड डाल देना, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश। लिख लिया ये, देखें द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश, हेडिंग डाल दो पहले, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश। देखो द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदेश में क्या है कि एस फ्रेम के अंतर्गत तो हमने ले लिया द्वितीय कोटि का, यानी कि आई और जे ले लिया, ए आई जे ये ले लिया, और एस डैश के अंतर्गत हमने ले लिया ए बार पी क्यू। इस तरह से हमने एक किस में ले लिया, एस डैश फ्रेम में दूसरा प्रदेश ले लिया। इन दोनों का रूपांतरण करना है, इससे संबंधित निर्देशांक तो कौन से होंगे, x1, x2, x3 एंड सो ऑन होंगे इस तरह से, और इससे संबंधित निर्देशांक कौन से होंगे, x बार 1, x बार 2, x बार 3 इस तरह से होंगे एस डैश से रिलेटेड। तब इनका रूपांतरण समीकरण हम इस तरह से लिखेंगे, इन प्रदेशों का ए बार पी क्यू, बार वाला इधर ही रखना है एस डैश वाला, और इधर रखना है नॉर्मल एस वाला। अब देखो इसको पकड़ लेना इधर वाले को, एस डैश वाले को, इससे संबंधित निर्देशांक ऊपर लिखने हैं, इससे संबंधित निर्देशांक कौन से होंगे, बार वाले। तो देखो डेल एक्स बार, पहले पी लिख रहा है पी, डेल एक्स बार ऊपर ही लिख रहा है तो ऊपर ही आएगा, डेल एक्स बार क्यू, डेल एक्स बार पी, डेल एक्स बार क्यू, ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर सहचर आएगा अगला, उसमें नीचे लिखे जाते हैं तो नीचे लिखेंगे उल्टा, ध्यान देना इसको। जब सभी हो जाएंगे जब आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, नई चीज है अभी। और इससे संबंधित बचे, पी से रिलेटेड है आई, क्यू से रिलेटेड है जे, उनको लिख दो नीचे, फिर डेल एक्स आई, डेल एक्स जे। इनका ध्यान रखना बार का और बिना बार का। इससे संबंधित निर्देशांक आएंगे जो भी पी क्यू वाले, जो तो बार में आएंगे, और इससे रिलेटेड वाले बिना बार के, है ना, क्योंकि ये एस डैश में है और ये एस में है। तो लिखें इसमें, इस तरह से रूपांतरण समीकरण हो जाएंगे इसकी। लेकिन इसमें माना ए आई जे एस फ्रेम में एक प्रदेश है, द्वितीय कोटि का प्रदेश है, माना ए आई जे एस फ्रेम में एक द्वितीय कोटि का प्रदेश है,
और कौन सा प्रदिश है ये? प्रतिचर, जो कि निर्देशांक x1 x2 x3 एंड सो ऑन पर निर्भर करता है। x1 x2 x3 एंड सो ऑन पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है तथा a बार p क्यू एस डैश फ्रेम में, a बार p क्यू एस डैश फ्रेम में एक द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश है। एस डैश फ्रेम में एक द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश है। जो कि निर्देशांक x बार 1, x बार 2, x बार 3 एंड सो ऑन पर निर्भर करता है। x बार 1, x बार 2, x बार 3 एंड सो ऑन पर निर्भर करता है। तब इसकी रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जाएगी। तब इसकी रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जाएगी। लिख दो इसको, a बार p क्यू इक्वल टू, पूरी लिख दो इसको कंप्लीट। तो इसकी कोटि कितनी है? 2 है, इसलिए द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश, और 2 से ऊपर कोटि होती है तो उसे तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि ऐसे ना बोलकर सीधा बोल देते हैं उच्चतर कोटि। कितना? हायर ऑर्डर, उच्चतर कोटि। इसको लिखें पहले, फिर उच्चतर कोटि को देखेंगे। देखो इसी में यहां तक लिख लिया ये। इसके बाद उच्चतर कोटि के लिए क्या करें कि एक हमने एस फ्रेम में ले लिया आई जे के, उच्चतर कोटि 3 कोटि का हो गया ये, और इधर ले लिया हमने पी क्यू आर। तो इसका रूपांतरण, इससे संबंधित निर्देशांक ऊपर आएंगे, तीनों ऊपर हैं, पी वाला ऊपर, क्यू वाला ऊपर, एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर इस तरह से ए आई जे के, और यहाँ पर डेल एक्स बार आर, पी क्यू आर, और आर से रिलेटेड है यहाँ पर के, तो के इसी के नीचे आएगा। ठीक है, जो जिससे रिलेटेड है, पी से रिलेटेड आई है, क्यू के संगत जे है, आर के संगत के है, तो वो नीचे आ जाएंगे जहां पर जगह बच रही है। अवकलन संकारक है ये। तो इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि कितनी है? 3। ठीक है, इस तरह से लिखना है। यदि और हायर कोटि का हम देखें, और एग्जांपल देखें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक रूपांतरण कर रहे हैं हम आई जे के एल एम, 5 कोटि का ले लिया इसको, और इसका रूपांतरण कर रहे हैं हम ए बार पी क्यू आर एस टी। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? लेकिन रुकना, हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? प्रतिचर पढ़ रहे हैं। प्रतिचर पढ़ रहे हैं तो इसमें तो इंडिसेस ऊपर ही लगेंगे, नीचे नहीं लगेंगे। आई जे के एल एम और पी क्यू आर एस टी, इसका रूपांतरण किस तरह से करेंगे? इसको पकड़ लो, इससे संबंधित जो अवकलन है वो सारे के सारे ऊपर आएंगे। कैसे? इससे संबंधित बार वाले ही होंगे सभी। डेल एक्स बार पी, डेल एक्स बार क्यू, डेल एक्स बार आर, डेल एक्स बार एस, डेल एक्स बार कितना? टी, और यहां पर था ए आई जे के एल एन, 5 कोटि का है, तो आई जे के एल एन सभी नीचे आ जाएंगे। ये डेल एक्स आई, डेल एक्स जे के एल, और ये वाला एम, संगत वाले लिखने हैं, ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा करते हैं। जो जिसके नीचे है, पी के नीचे आई, अगर यहाँ पे इंडिसेस आपको अलग दिए हुए हैं, वहां पर रूपांतरण करवा रहा हो, जैसे के पहले दिया हुआ है, एल बाद के बाद में दिया हुआ हो, एल पहले दिया हुआ हो, तो उसी के संगत उनको संगत सेट करना है। पहले के संगत पहला, दूसरे के संगत दूसरा, इंडिसेस नोटेशन है ये। ठीक है, इस तरह इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि मुक्त सूचकांक कितने हैं इसमें? 5, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसको भी लिख लो, उसको भी ले लो, लिख लो, लेकिन लाइन लिखे हैं इससे पहले। उच्चतर कोटि के प्रतिचर प्रदिशों का रूपांतरण, उच्चतर कोटि के प्रतिचर प्रदिशों का रूपांतरण निम्न प्रकार से किया जाता है। उच्चतर कोटि के प्रतिचर
प्रदेशों का रूपांतरण निम्न प्रकार से किया जाता है। देखो मैं इंडिसेस इधर की साइड में जो एस फ्रेम है उसमें आई जे के एल एम इनको लेकर चलूंगा और इधर लेकर चलूंगा पी क्यू आर एस टी, इस तरह से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आप भी उसी तरह से कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे तो पी क्यू आर एस टी यहाँ पर भी लिख सकते हो, आई जे के यहाँ पर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर इंडिसेस हमेशा ही फिक्स रख दूंगा। आई जे के एल एम इन्हीं का यूज करूंगा, इधर पी क्यू आर एस टी इन्हीं का यूज करता रहूंगा आगे, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और करने को तो आप कुछ भी इंडिसेस ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हो। लिख दें इनको, कोटि 3 का है, कोटि 5 का है, 4 कोटि का भी बना सकते हो आप। रूपांतरण समीकरण किस तरह से लिखनी है, अवकलनों को किस तरह से लिखना है, वो लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और उच्चतर कोटि का इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है प्रतिचर के बारे में, तो देख लिया, सहचर, और सहचर में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और उच्चतर कोटि। इसी तरह से हम अवकल समीकरण उसमें भी रूपांतरण समीकरण लिखेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।